जय हिंद दोस्तों। और आज हम लाए हैं उत्तर प्रदेश का पार्ट 2 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं भौतिक भाजन एवं जलवायु क्षेत्र, यानी उत्तर प्रदेश का भौतिक भाजन और उत्तर प्रदेश का जलवायु क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह यूपी का एक मैप बना है और यहाँ पे जो हमने लिखा है ये कुछ की पॉइंट है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक भाजन। तो भौतिक रूप से जो यूपी है, यूपी को यानी उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला क्षेत्र है, यहाँ देख सकते हैं आप। पहला क्षेत्र क्या है? भाबर। क्या है? भाबर एवं, ठीक है। इसमें जो पहला भाग है भाबर एवं तराई का क्षेत्र आता है। और दूसरा भाग बात करें कि बीच में आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र। और तीसरा जो होता है भौतिक भाजन भावना के जो तीसरा क्षेत्र होता है वो कैसा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र। ये पठारी क्षेत्र जो है ये ललितपुर से लेकर के, यानी ललितपुर और झांसी से लेकर के पूरा सोनभद्र तक फैला हुआ है। और इसे क्या बोलते हैं? ये उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र कहलाता है। पठार और पर्वत में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पर्वत में क्या होता है कि पर्वत में इस तरीके से, पर्वत में क्या होता है, ऊपर पर्वत में ये शिखर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शिखर। जब भी आप पठार देखेंगे, ये पठार क्या होता है कि पर्वत को ज्यादा ऊंचाई होता है प्लस पर्वत में शिखर पाए जाते हैं। लेकिन पठार में ये ज्यादा है तो ऊंचा होता है और इसका जो ऊपरी जो क्षेत्र होता है पठार का वो समतल होता है। कैसा होता है? वो समतल होता है। यही अंतर होता है पठार और पर्वत में। और ये जो हिस्सा है ये आप देख रहे हैं, ये पूरा इसे बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। ये पूरा क्षेत्र पठारी एरिया है और इसको क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड का पठार क्षेत्र कहा जाता है। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र में हम समझते हैं सबसे पहले भाबर क्या होता है। भाबर क्यों कहते हैं इसे भाबर? तो भाबर क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा हिमालय, ठीक? नहीं पढ़ा होगा तो आने वाले जो होते हैं कि हिमालय जब चैप्टर पढ़ाएंगे हम आपको, जब भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम आपको हिमालय के बारे में बताएंगे। तो हिमालय को भी भौतिक रूप से जो होता है 3 भागों में बांटा गया है। एक क्या होता है? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और सबसे निचला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक के बाद से, यानी हिमालय का जो निचला क्षेत्र सबसे होता है वो होता है शिवालिक, और शिवालिक के बाद से ही भाबर का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। कौन सा क्षेत्र? भाबर का। तो जो हिमालय क्षेत्र जो नदियां प्रवाहित होती है, हिमालय क्षेत्र जो नदियां प्रवाहित होती हैं वो अपने साथ क्या लाते हैं? मिट्टियों को काट कर लाते हैं। यानी पर्वतीय क्षेत्र से जो मिट्टियां होती है वो अपने साथ इसको काट के अपने साथ बहा कर लाती है। उस मिट्टियों को क्या बोलते हैं? जो नदियां मिट्टियों को काट कर लाती है उस मिट्टी को हम कहते हैं गार। क्या कहते हैं? गार। इसका एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं काप मिट्टी। क्या बोलते हैं? काप मिट्टी। तो उसको या तो गार या काप मिट्टी उसको कहते हैं। जो नदियां जब आती है यहाँ पे तो अपने साथ साथ क्या होता है, हिमालय क्षेत्र से मिट्टियों के साथ साथ बड़े बड़े जो होते हैं कि जो शिलाखंड होते हैं वो अपने साथ बहा कर लाते हैं। और जहां से मैदानी क्षेत्र स्टार्ट होता है, मैदानी क्षेत्र स्टार्ट होने से जस्ट पहले ही, ठीक है, ये इन पत्थरों को, शिलाखंडों को, ठीक है, यहीं पे जमा कर देती है। क्या कर देती है? यहीं पे पत्थरों को, शिलाखंडों को यहीं पे जमा कर देती है। और इसीलिए क्षेत्र क्या होता है? काफी पथरीली क्षेत्र होता है। बड़े बड़े ऐसे पत्थर, बड़े से लेकर छोटे छोटे पत्थर ऐसे पूरा जमे होते हैं, इसलिए क्षेत्र काफी पथरीली होता है। और जब नदियां यहाँ पहुंचता है तो इनको यहीं पे जमा कर देता है। और इसी पथरीली क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भाबर का क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? भाबर का क्षेत्र। और भाबर के क्षेत्र में जब नदियां पहुंचती है तो वहां से नदियां जो होती है कि पत्थरों के अंदर से होकर कहीं और निकलती है, यानी वहां पे नदियां क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। भाबर के क्षेत्र में जब नदियां पहुंच जाती हैं तो नदियां अपने मार्ग में
ये पत्थर ये शिलाखंड जमा करते हैं और वहां से नदियां क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। और नदियां जब विलुप्त हो जाती है यहाँ मैदानी क्षेत्र में आके निकलती है। कहाँ पे, तराई क्षेत्र, ठीक है, मैदानी क्षेत्र। यानी अब यहाँ पे इसको तराई क्षेत्र क्यों बोलते हैं, भाबर के जस्ट बाद तराई क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। और वही यूपी में बात करें तो यूपी में जो भाबर का क्षेत्र होता है वो बहुत ही पतला क्षेत्र होता है, ठीक है, बहुत ही पतला होता है। यानी तराई से भी काफी पतला एक पट्टी के रूप में होता है, जो सहारनपुर जिले का महाराजगंज तक फैला होता है। कहाँ पे, सहारनपुर जिला से लेकर के, सहारनपुर यूपी का देख रहे हैं सबसे उत्तर पश्चिमी जिला है। यूपी का सबसे उत्तर पश्चिमी जिला सहारनपुर से लेकर के ये महाराजगंज जो कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी पूर्वी जिला है, यानी उत्तर पूर्वी जिला महाराजगंज तक फैले हुआ है पतली पट्टी के रूप में। उससे थोड़ी सी मोटी पट्टी के रूप में तराई क्षेत्र फैला हुआ है। तराई क्षेत्र की क्या खासियत बात है, तो तराई क्षेत्र में जो नदियां होती हैं वो बहुत ज्यादा अपना जल जमा कर देती है। यानी तराई क्षेत्र में क्या होती है कि नदियों का जो पानी होता है वो वर्ष भर बना रहता है। नदियों का पानी वहां पे पूरा रहता है पूरी तरीके से एकदम। और जब नदियों का पानी यहाँ हमेशा रहता है तो यहाँ पे एक दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। किस क्षेत्र का, दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। और इसी दलदली क्षेत्र में ये देखें तराई क्षेत्र को भी इसीलिए दलदली क्षेत्र ही कहा जाता है। विशेष रूप से तराई क्षेत्र को हम दलदली क्षेत्र ही कहते हैं। और जब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा जो होती है ना वर्ष भर पर्याप्त रूप में पानी रहता है, ये पानी वर्ष भर यहाँ पे सूखता नहीं है, यहाँ पे पानी हमेशा रहता है। और यहाँ के जो पेड़ पौधे जो वनस्पतियां जो होती है वो काफी मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े पत्तेदार यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। और बात करें यहाँ पे जो रहने लायक जो स्थिति यहाँ पे वो उतना जो होता है स्वास्थ्यकर नहीं होता है, क्योंकि दलदली क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पे मच्छर वगैरह बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे रहना रुचिकर नहीं है। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा यहाँ होता है कि जो वर्षा वाली जो फसलें होती है वो यहाँ पे भारी मात्रा में ज्योति की उत्पादन किया जाता है। और दलदली या तराई क्षेत्र में बता दें तो दो फसलें जो होती है विशेष रूप से यहाँ पे जो होता है उत्पादन किया जाता है उन दो फसलों का। एक होता है गन्ना और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है धान। तो गन्ने और धान की खेती तराई क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अब ये तराई क्षेत्र के बाद आ जाता है हमारा मैदानी क्षेत्र। ये देख पा रहे हैं ये जो एरिया है ये मैदानी क्षेत्र है। यहाँ से ये देखें ये गंगा नदी है और यहाँ से सारी यमुना नदी आती है, ये मथुरा और आगरा के सहारे। ये गंगा, ये यमुना नदी गंगा से मिलती है। कहाँ किस जगह मिलती है, तो प्रयागराज में। प्रयागराज में यमुना नदी गंगा से मिल जाती है, इसीलिए प्रयागराज संगम काफी मशहूर है। इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, अब तो इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया। तो यहाँ पे गंगा और यमुना का संगम है। और यहाँ पे हर जो होता है कि 12 वर्ष पश्चात यानी क्या होता है, कुंभ मेला का आयोजन होता है। कुंभ मेला क्योंकि देखा जाए तो पूरे भारत में 4 जगह कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उन 4 जगहों में एक जगह है अपना प्रयागराज। और यहाँ का जो होता है कि गंगा का जो तटीय क्षेत्र है इतना बड़ा है कि जो मेले का जो विस्तार होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए वर्ल्ड गिनीज बुक में भी जो मेले में जो उपस्थित जो लोग थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। इतना ज्यादा संख्या में जो लोग होते यहाँ पे आते थे स्नान करने, जो श्रद्धालु आते थे बहुत ज्यादा मात्रा में। तो क्या है ये तराई क्षेत्र और देख रहे बुंदेल, यानी तराई क्षेत्र के दक्षिण में और बुंदेलखंड पठार क्षेत्र के उत्तर में जो हिस्सा हमारा पड़ता है वो कौन सा होता है, मैदानी क्षेत्र। उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, इसे हम लिख सकते हैं मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इसे हम मैदानी क्षेत्र क्यों कहते हैं इसको समझिए पहले। तो बहुत समय पहले की बात है
जब पहले जो होता है कि भारत, जब हम भारत का भूगोल पढ़ाएंगे डिटेल से, तो वहां हम इसको और अच्छे से जो होते बताएंगे। तो क्या होता है कि बहुत पहले ये जो मैदानी क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैदान नहीं था, दोनों तरफ से नदियां बहती थी, यानी दक्षिण भारत से भी नदियां बहती थी, उत्तर भारत से भी नदियां बहती थी। उत्तर भारत की नदियां जब बहती थी तो अपने साथ मिट्टियां यानी गाल को काट काट करके नीचे ला करके ये इस तरीके से जमा करती गई। क्या करती गई? जमा करती गई। जब पानी जब बहता है तो आप देख रहे हैं पानी गंदा होता है, कभी कभी देखते होंगे आप, तालाबों का पानी अक्सर गंदा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ मिट्टियां भी मिली रहती हैं। यही मिट्टियां जब काफी मात्रा में मिली रहती हैं तो जल में जो होता है कि जल का भाग ज्यादा होता है, तो मिट्टियां जमा करते हुए आगे बढ़ती हैं। इसी तरीके से जब यहाँ से हिमालय नदियां, बहुत सारी नदियां जब बह रही थी, तो मिट्टी के गाद को जो होते कैसे जमा करके चली गई। ये बहुत पहले की बात है, क्योंकि इसका जो होता है कि मैदानी क्षेत्र का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि हजारों साल लगे इसको निर्माण होने में, कई हजार साल। तो यहाँ से भी दक्षिण भारत की भी कुछ नदियां थी, ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, ये 3 नदियां सब थी। तो यहाँ पर भी ये नदियां, और यहाँ की गंगा और यमुना, ठीक, ये गोमती, रामगंगा, ये सब नदियां यहाँ पे प्रवाहित होती थी। तो इसी गाद के जमा होते होते, ठीक है, ये क्या हुआ? मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, या मध्य उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र। और इसे एक नाम और दिया जाता है कभी कभी, गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र बोलते हैं। दोआब मतलब दो नदियों का बीच का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं दोआब। तो दोआब शब्दावली का क्या होता है? ये होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। और वहीं अब बात करें, मैदानी क्षेत्र हो गया, अब बात करें दक्षिण भारत के उत्तर प्रदेश, यानी दक्षिण उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो कि एक पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र भी है और एक सूखाग्रस्त क्षेत्र भी है। क्यों सूखाग्रस्त क्षेत्र है? कुछ समय बाद हम इसके बारे में जो होता है जानकारी लेंगे, बताएंगे हम आपको क्यों ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो ये दक्षिण भारत का जो ये उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा, जो पठारी क्षेत्र है, दरअसल ये जो हिस्सा है वो दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा हुआ करता था। कौन सा हिस्सा? प्रायद्वीपीय हिस्सा। जो दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा था, उसकी आपकी कुछ इस तरीके से, तो ये दक्षिण भारत का ये वाला जो हिस्सा था, दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय जो पठार का हिस्सा था, उसी का विस्तार ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है, उसी का। और यहाँ तक कि जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत की जो सबसे उच्च श्रेणी पाई जाती है, जो कैमूर श्रेणी होती है विंध्य पर्वत का, तो कैमूर श्रेणी का विस्तार यहाँ दक्षिण सोनभद्र तक है। कहां तक है? दक्षिण में सोनभद्र तक है। अब उत्तर प्रदेश के जलवायु क्षेत्र के बारे में बात करें, तो जैसे हमने लिखा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है गोरखपुर, और सबसे कम वाला वर्षा जो क्षेत्र होता है वो मथुरा में दर्ज की जाती है। अब देखते हैं वर्षा का क्या होता है, क्रमानुक्रम होता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा जो होती है वह किस शाखा से होता है? यानी पूरे भारत में जो वर्षा होती है, जो मानसून होता है, वो दो शाखाओं से होती है। किस शाखाओं से? दो शाखाओं से होती है। और वो दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक पड़ता है आपका अरब खाड़ी सागर, यानी अरब सागर जो शाखा होता है,
ये देखिए, ये यहाँ देखिए आप, एक जो होती है ये इस वाली शाखा, ये इधर पार करते क्या, अरब सागर, इधर ये अरब सागर होता है, और उधर जो होता है आपका बंगाल खाड़ी सागर, इधर होता है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे दो शाखाएं होती है, मानसून की कितनी शाखाएं होती हैं, दो शाखाएं होती हैं। एक जो होती है ये, इस शाखा को बोलते हैं अरब सागर शाखा, और दूसरी शाखा जो होती है वो होती है बंगाल खाड़ी शाखा। कौन सी होती है, बंगाल खाड़ी शाखा। और बंगाल खाड़ी शाखा से ही वर्षा जो होती है लगभग 80%, 75 से 80% जो वर्षा होती है वो बंगाल खाड़ी सागर से ही होती है। अरब सागर शाखा से वर्षा बहुत कम हो पाती है। तो यूपी में जो वर्षा होती है वह किस शाखा से होती है, तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल खाड़ी शाखा से। किस शाखा से, तो बंगाल खाड़ी शाखा से। मानसून सबसे पहले 1 जून, कब, 1 जून केरल की तट से टकराता है और केरल में बहुत ज्यादा वर्षा करता है। 1 जून को मानसून केरल के तट पे पहुंचता है, जिससे केरल में वर्षा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे, अगर हम विशेषकर यूपी से बात करें, यूपी में, तो यूपी में जो औसतन लगभग जो बारिश होती है वो स्टार्ट होती है 22 जून से। कब स्टार्ट होती है, 22 जून से। 22 जून से बंगाल खाड़ी शाखा क्या होती है, यूपी में एंटर करती है। और यही बंगाल खाड़ी शाखा जब यूपी में एंटर करती है इस तरीके से, तो भूगोल में एक प्रकार जब पढ़ेंगे उसमें कोरियोलिस बल होता है। कोरियोलिस बल के कारण जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में चलती है तो वो अपनी बाईं तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है, बाईं तरफ घूम जाती है। इसीलिए हवाएं, ये मानसूनी जो हवाएं हैं जब यूपी में एंटर करती हैं तो ये हवाएं देख रहे हैं, ये बाएं साइड घूम रही इस तरीके से। और जब ये बाएं साइड ये हवाएं जब घूमती इस तरीके से, ये हवाएं सीधा कहाँ जाते हैं, ये हवाएं जो मानसूनी हवाएं हैं जिसमें क्या है, आर्द्रता है, जो काफी आर्द्र है, और ये जाती है तो हिमालय से टकराती है। किससे टकराती है, हिमालय से टकराती है। और हिमालय के सहारे पूरे देख रहे हैं उत्तर भारत में जबरदस्त बारिश होती है। उत्तर भारत में कैसी बारिश होती है, बहुत ही मूसलाधार, बहुत ही जबरदस्त इधर बारिश होती है, इधर तराई क्षेत्रों में। तो उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है, इन तराई क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और इन्हीं तराई क्षेत्रों में जो जिला होता है वो आता है गोरखपुर। कौन सा जिला आता है, गोरखपुर। तो तराई क्षेत्रों में जो गोरखपुर जिला होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की जाती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है। और तराई क्षेत्र में, पूरे तराई क्षेत्र में वर्षा होती है। अब जब वर्षा उत्तर तराई क्षेत्र यानी उत्तरी प्रदेश में जब होता है, जब धीरे धीरे क्या होती है, मानसूनों में आर्द्रता कम होती है। जब उत्तर से बारिश करके यानी उत्तरी तराई क्षेत्र में जब बारिश हो जाती है, तो बारिश बाद जब मानसून दक्षिणी क्षेत्र यानी दक्षिण क्षेत्र की ओर चलता है, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में, हाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा मथुरा में। जैसे जैसे मानसून उत्तरी तराई क्षेत्र में बारिश करने के पश्चात ये मानसूनी हवाएं दक्षिण क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। वैसे वैसे इसमें मानसून यानी जो हवा में जो नमी है उसकी मात्रा कम होती जाती है। और यही रीजन है, जब ये कम नमी वाली जो मानसूनी हवाएं हैं ये कहाँ पहुंचती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो यहाँ पे बारिश सबसे कम हो पाती। क्यों, क्योंकि जो मानसूनी हवाएं हैं उसमें जो पर्याप्त नमी की मात्रा थी वो एकदम घट चुकी होती है, यानी इसमें नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसलिए बुंदेलखंड क्षेत्र में बारिश जो होती है बहुत कम हो पाती है। और इसीलिए बुंदेलखंड जो क्षेत्र होता है वो सूखाग्रस्त होता है। कैसा होता है, सूखाग्रस्त होता है। और यहाँ पे जो किसान होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो किसान होते हैं वो काफी गरीब होते हैं, क्योंकि फसलों का जो उत्पादन होता है वो बारिश के कारण नहीं हो पाता है। और यही रीजन पूरब से उत्तर की तरफ से होता है।
जैसे हमने उत्तर से दक्षिण की तरफ देखा तो मानसून में जो हवा यानी जो आर्द्रता थी वो घटती गई और दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में बारिश सबसे कम मात्रा में, और वैसे ही पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि पूर्वी भाग में जो हवाएं होती हैं वो मानसूनी हवाओं में आर्द्रता पर्याप्त मात्रा में होता है, और पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता होने के पश्चात इधर बारिश होती है, और जैसे जैसे ये पश्चिम की तरफ बढ़ती जाती है वैसे वैसे हवाओं में क्या होती है, यानी मानसूनी हवाओं में आर्द्रता या नमी की मात्रा कम होती जाती है। यानी ये नमी यानी जो आर्द्रता होती है ये आर्द्रता के जरिए यानी बारिश होती जाती है और नमी की मात्रा घटती चली जाती है, और एट लास्ट अंतिम में ये मथुरा वाले क्षेत्र यानी मथुरा आगरा क्षेत्र में इधर बारिश बहुत ही कम हो पाती। क्यों? क्योंकि हवा में नमी की मात्रा काफी कम हो चुकी होती है, इसीलिए यहाँ पे बारिश बहुत कम हो पाती है। तो संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में बारिश बहुत कम हो पाती है, और इसी प्रकार संपूर्ण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में भी बारिश बहुत कम हो पाती है। अगर इन दोनों को सम्मिलन करें, इन दोनों को मिलाकर बात किया जाए तो सबसे कम जो वर्षा होती है वो मथुरा में दर्ज की जाती है। कहाँ पे? मथुरा में सबसे कम जो होती है वर्षा मथुरा में दर्ज की जाती है, और सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में दर्ज की जाती है। जैसा कि हमने देख रहे हैं यहाँ भी हमने लिखा है, तो क्योंकि ये कैसे क्षेत्र है? बुंदेलखंड क्षेत्र। यहाँ का जो क्षेत्र होता है पथरीली होता है, कंकरीली होता है, और यहाँ की मिट्टियां कैसी होती हैं? वो लाल मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? वो लाल मिट्टी। खेती के जो होता है उपयोग नहीं होते, खेती के लिए उपयुक्त जो होती मिट्टियां नहीं हो पाती, नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसे ही फसलें का उत्पादन किया जाता है जो कम मात्रा में पानी का अवशोषण करती है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी कल के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं नदी तंत्र और झीलों के बारे में। तो मिलते हैं हम कल नए वीडियो में, और आज के लिए इतना।